लास्ट में हम कहले चाहब जे यदि 101 माननीय छै, पहले तो 104 रहिए, अखनी 101 छिए। मंत्री जी से हम आग्रह करब जे यदि अहाँ सबके नेत और नीति जे ठीक रहतिए तो मध्य प्रदेश सरकार एते धरापल में नहीं जेतिए। ताहि दुआरे जनता के अनुभूति नहीं भए रहल छै। आब तो जाय कार्यकाल सकै काल में चलि आयल यऽ। आब अहाँ हम की जनता के अनुभूति करेबै आ अथी। ताहि दुआरे एटा हम कृषि से जोड़ल बाई छी जे कृषि मल आ खाद अखनियो बजट में देखबै तो 155टा पॉइंट छै। वो पॉइंट में देखबै तो खाली विकास के क्षेत्र में देखबै हम अहाँ तो 4टा मात्रे आबै छै। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आ पर्यटन और वैसे सिवा कोनो नहीं आबै छै। अखनी अहाँ से 155टा कि 56टा पॉइंट अछि। 155-56टा पॉइंट में तालीमे आ या अथिए सब भरल यऽ। लेकिन 4टा पॉइंट में अहाँ हम कते लगानी कए सकै छियै। यदि 4 बरस के दरमियान में केने रहतियै तो हमरा लाग बुझाइ छै जे लाभग्राही जनता सब रहतियै। ताहि दुआरे हम मंत्री सब से आग्रह करबै जे अखनी किसान के खेत रोपाई के समय छै जे खाद मल उपलब्ध करा, सहज रूप से खाद मल उपलब्ध करा दियो। धन्यवाद। माननीय श्री रामाशीष यादव। माननीय सभामुख महोदय, वार्षिक विवरण वार्षिक बजट के एक महत्वपूर्ण पार्ट होइ छै आर्थिक विधेयक। आर्थिक विधेयक ई नियमित प्रक्रिया अछि वार्षिक अवधि में, और देश में व्यापार घाटा अछि, आर्थिक तरलता अछि, रेमिटांस के अवस्था शून्य अछि, शून्य और ह्रास भ रहल अपने के दिनों दिन। और बैंक सब में देखित होबै तो कॉमर्शियल बैंक या डेवलपमेंट बैंक या फाइनेंस बैंक ऋण लगाबऽ से चूकि रहल है। लोग ऋण लेबऽ चाहै छै लेकिन 13 महीना से ई बैंक सब जे है से ऋण उपलब्ध नहीं कर रहल है। एहि परिवेश में प्रदेश के अर्थमंत्री माननीय शैलेंद्र जी आर्थिक विधेयक प्रस्तुत करऽ में कतेक समस्या उनका भेल हेतै। कारण संघीय अनुदान जे अहाँ के 21 अरब 28 करोड़, अपन सबके जे 46 अरब 88 करोड़ 9 लाख 46 हजार के जे बजट अछि, ताहिमे 21 अरब 28 करोड़ अहाँ के संघीय अनुदान अछि। तो स्वाभाविक रूप से अर्थमंत्री जी के बुझेते जे एकर प्रदेश के संचित कोष के हम सब बढ़ाई, आंतरिक स्रोत के हम सब व्यापक रूप से बढ़ाई, ते के प्रयास करबाक चाही कोनो भी अर्थमंत्री के। अपना सबके जे अवस्था अछि जे ई हालात अछि आर्थिक हालात में बढ़ाबऽ के लेल जे कर सब अछि 4-5टा महत्वपूर्ण, ते चीज पर सब पर नेपाल के संविधान 2072 हमर सबके अधिकार देने अछि। तऽ आर्थिक नियोजन अपने के देखबै तऽ एहि परिधि में रहि कऽ हम सब कर के जे है से या शुल्क हम सब जे है से असूली कर रहल छी, और प्रदेश के संचित कोष के रकम कनी कनी धीमी गति से बढ़ रहा है। अगर व्यापक रूप में कर लगेते तो निश्चय ही अपने के जैसे प्रदेश में कतौ न कतौ सरकार के असफलता के संदेश जाते। तो जे विगत के कर के दायरा छलै हमरा भी खासे एहि बेर फर्क नहीं कहने छी, करहु के नहीं चाही।
कारण कोविड के चपेट से हम सब अखन तो पूरा नहीं उबरल छी। ई कोविड के महामारी एहि रूप से जैसे आर्थिक तरलता कर दिल्के, व्यापार के एहि रूप से अपने के तहस नहस कर दिल्के। तो एहन परिस्थिति में अपन देश नेपाल जे आत्मनिर्भर नहीं वो पर निर्भर है और वही के चपेट में मध्य प्रदेश अपने सब छी। तो एहन अवस्था में ध्यान देवक चाहिए अपना सबके कौन चीज पर, जे सरकार के प्रमुख दायित्व अछि। सरकार के प्रमुख दायित्व होइ छै जे हमरा सबके योजना जे बनले तो हम सब जीडीपी ग्रोथ करे वाला, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करे वाला योजना हमरा लग कैटा अछि। मनोरंजन कर, रजिस्ट्रेशन जगह रजिस्ट्रेशन कर, रोका कर या पर्यटन कर या कृषि में बहुत कम या सवारी कर आ गिट्टी बालू ढूंगा जे अपने सबके एहिठाम खनिज पदार्थ अछि एकटा महत्वपूर्ण। तो एहन परिस्थिति में अपना सबके की करे के चाही? त आंतरिक स्रोत मात्र एही सब पर कर बढ़ेला से ई प्रदेश के संचित कोष में रकम अपने के जे से वृद्धि भ जेते से नहीं बुझाइए, तब सीधे अपने के चरम लापरवाही भ जाए अपने के। तो आंतरिक स्रोत बढ़ावे के लेल जे स्टार्टिंग करे के चाही शुरुआते से ओहि में हम सब चूक गेली। ई मात्र यह चीज नहीं, समग्र सरकार जहिया से सरकार बनल तहिए से आंतरिक स्रोत में हम सब केना बढ़ाएब, प्रदेश के जीडीपी केना बढ़ते। जब जीडीपी नहीं बढ़त तब पीएनपी अपने के नहीं बढ़त, और जब पीएनपी नहीं बढ़त तो जीएनपी अपने के नहीं बढ़त। ग्रोस नेट प्रॉफिट या प्रोविंस नेट प्रॉफिट एहि सब के वृद्धि के लेल तो हमरा सबके जे है से जीडीपी बढ़ावे के लिए निर्यात में हमरा सबके जोर देवे पड़त। हम सब कौन चीज निर्यात कर रहल छी? त ई प्रदेश एक्सपोर्ट कौन चीज करे छै? ई सरकार के सोचबाक चाही। और हमर सबके जे वित्तीय प्रणाली जे वित्तीय व्यवस्थापन जे केने छी बजट में, ई बजट में ओहि प्रकार के प्रवृत्ति नहीं देखल गेले। पक्ष विपक्ष नहीं, अगर निष्पक्ष कहल जाए तो तब ऐसे की होती अपने के कतौ न कतौ जे हमर सबके हालात जे से जई रूप से संभरे के चाही वही रूप से हम सब नहीं संभरब। एहि चीज पर जोर देना अपने के बहुत जरूरी है। छोट छोट इंडस्ट्री सब, छोट छोट जैसे एग्रो इंडस्ट्री सब, कॉटेज इंडस्ट्री सब, ओकरो सबके बढ़ावा देवे के प्रयास हमरा से करे पड़ते, तब अपने के जैसे ऑटोमेटिक हम सब ओहि सब टैक्स ल सकै छी। आ दोसर चीज की है, अर्थमंत्री जी के आग्रह करबे जे अपने के कॉमर्शियल बैंक हुए या डेवलपमेंट बैंक हुए या फाइनेंस बैंक हुए या माइक्रो फाइनेंस बैंक हुए या इंश्योरेंस बैंकिंग हुए, ये जते अपने के बैंक ही कॉरपोरेट टैक्स नेपाल राष्ट्र बैंक के परिधि में रही के सब 30% अपने के बुझावे छे। ई बुझावे छे अपने के संघीय सरकार के कोष में। रॉयल्टी कहे छे एकरा, रॉयल टैक्स कहे छे। तो हमरा सबके प्रदेश मध्य प्रदेश में ई बैंक सब अछि, बीरगंज में हुए या जनकपुर धाम में हुए या राजबिराज में हुए या आप जैसे पालिका सब में भी बैंक सब पहुंच गए हैं। तो एकरा से हम सब कॉर्पोरेट टैक्स कानून तहत नहीं ला सके छी। तो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं ला सके छी, तो एकरा से हम सब जैसे सर्विस टैक्स हम सब लेवे के प्रयास कैला से की होती, कम से कम टीडीएस तक हम सब ली, कम से कम 1.5% तक ली। कारण सेवा अहाँ एतऽ करै छी, एतऽ अहाँके सेवा स्थल अछि, तऽ कम से कम एकर प्रयास तऽ कयल जाए। अर्थमंत्री संघीय अर्थमंत्री से भी कोऑर्डिनेशन कर सकै छी, एक बेर प्रयास तऽ कयल जाए। प्रयास करे में की लागल है? ऐसे की होती अपने के प्रदेश के संचित कोष में अपने के रकम अपने के वृद्धि होती। कारण उ सब सेवा तो एतऽ दै छै ने, एहिठमन के टैक्स काठमांडू ल जाइ छै, कॉर्पोरेट टैक्स अहाँ ल जाउ, लेकिन कम से कम 1.5% तो एहिठमन दिया सेवा बापत, सर्विस बापत कम से कम 1.5% तो दिया। एकर प्रयास हमरा सबके एक बेर करऽ पड़तै। नेपाल राष्ट्र बैंक से हमरा सबके बात एक बेर कयल जाए, ओ हम सब प्रयास कर सकै छी। एहि हिसाब से जे जेबै, और सबसे महत्वपूर्ण हमरा सबके रिसोर्स कही खनिज पदार्थ एहिठमन के सोन चांदी या हीरे जवाहरत कही तो अपना सबके गिट्टिए बालू अछि।
तेकर गिट्टी बालुआ के वैज्ञानिक तरीका से हम सब उत्खनन क वैज्ञानिक प्रविधि से एकरा हम सब करबै तो ऐसे की होती हमने कि बाढ़ी नियंत्रण के सेहो उपाय भ गेलै, लेकिन अवैज्ञानिक तरीका से नहीं जे अपने के भ रहा है। तो एहिमे जे हम सब बढ़ेबै तो कतौ न कतौ की होते अपने के ओहो एक रिसोर्स के रूप में एते, गिट्टी बालुआ जथाभावी नहीं। बागमती प्रदेश के जे अवस्था है आर्थिक उन्नति आर्थिक समृद्धि तेकर कारण की है, ओकरा ल इंटरटेनमेंट मनोरंजन कर भी बहुत हाई है। सैकड़ों फोन पार्क है ओकरा सबके अंडर में। अपना सब लोग फोन पार्क कैटा है, सिनेमा हॉल सबसे मनोरंजन कर सकते कबै। अधिकांश सिनेमा हॉल आब मुश्किल से जे है से बहुते तो बंद भ गेलै और किछु जे है से कहीं इवनिंग शो चला देलक, नाइट शो चला देलक, बस भ गेलै। एहि अवस्था में है तो ताहि दुआरे अपना सबके जे है से एकेटा उपाय अछि जे ई मध्य प्रदेश कृषि प्रधान अछि। हम सब छोट छोट एग्रो इंडस्ट्री सबके जूस फैक्ट्री से हम सब खोलाई ना, जूस फैक्ट्री संचालन करके हम सब प्रयास करी। ई सब जे हम सब धीरे धीरे करबै तो एहि से जे है से प्रदेश अपने के समृद्धि होते। और एहि सब के लेल जे है से स्टार्टिंग फेज में छी, प्रयास तो स्टार्टिंगे गवर्नमेंट के करऽ पड़ते। आ एकर जे है से एकटा प्लान में विज्ञ सबसे सलाह क एकर प्लान कैल जाए। अपने सब करबै आ वाला गवर्नमेंट करते नहीं, ओको लागू करते। लेकिन अपने सब कभी नहीं आब हम जाइत जाइत हम सब की करी से नहीं, जाइत जाइत भी निमन काम अपने कर देबै तो आ वाला गवर्नमेंट ओकर जे है से अपने के अनुसरण करते। अहू चीज के प्रयास कैल जाए। टुकड़े योजना ई पटके कर जे कहै छी जे गेल अपने के रोड में जे निकली छी अपना सबके तो जे है से बहुते टैक्स सब पटके कर सब देखे तो लैत रहे छै। तो एहि प्रकार के योजना से प्रदेश अपने के नहीं बनते जे देखली। एहि प्रकार के योजना से क्षणिक जे है से किछ कह सकै छी अपने के, लेकिन अपने के प्रकार से प्रदेश अपने के मध्य प्रदेश कहियो नहीं बनते। एहि के कम से कम निरुत्साहित कैल जाए। बहुवर्षीय योजना के दीर्घकालीन अपने के प्रभाव पड़े छै, तो बहुवर्षीय योजना पर से बेसी जोर देल जाए। और जीडीपी केना बढ़ते वो जीडीपी पर एक बेर मंथने एकटा कैल जाए। प्रदेश के जीडीपी बढ़ाबे के लेल प्रदेश एक्सपर्ट कोन कोन चीज कह सकै छी एकर संभाव्यता अध्ययन करायल जाए ना, जे हम सब कोन कोन चीज कह सकै छी। तो अहू पर जे संभाव्यता हमरा बुझाइया अध्ययन या अपना सब अंतिम में छी कार्यकाल में एहि वर्ष के, लेकिन हम सब नहीं करा सकली बुझाइया। तो एहि चीज सब पर जोर देवे तो जरूरी है। हम कहने रही जे बासमती चावल, रहरी के दाल कि हम सब एक ब्रांड नहीं बना सके छी। बासमती चावल 2033 साल में धान चावल निर्यात कंपनी रहे और वो कंपनी धान चावल निर्यात करे, एक्सपोर्ट करे, ओहिसे नेपाल के ओहि समय में जीडीपी बढ़े यहाँ के। हम सब प्रदेश बासमती चावल के, रहरी के दाल के ब्रांडिंग नहीं कर सके छी। ब्रांडिंग जब ये करबे तो ओकर वैल्यू अपने के बढ़ जाते। खेत में बाली नाली के दाम और वह अपने के पैकिंग हो, वह ब्रांडिंग भ जाए, वह अपने के जैसे कोनो उद्योगपति सब ब्रांडिंग कर दे तो ओकर रेट अपने के बहुत बढ़ जाए। वो कुछ नहीं करे, कनी चमका देलक, पूछ पाछ के पॉलिश लगा देलक, पैकिंग कर देलक। तो हम सब ब्रांडिंग पर भी अपन ब्रांड हम सब सेहो नहीं बेच रहा छी। हमरा सबके ब्रांडो अपने के बेचऽ पड़त। एजुकेशन मेडिकल क्षेत्र में भी हम सब जे है से एकरा बढ़ावा देबै तो ओहू से अपने के जे है से आते। एजुकेशन के सेक्टर में भी, तो एजुकेशन सेक्टर में भी हम सब कोशिश करी। और अर्थ मंत्री जी मिश्रित अर्थव्यवस्था के फॉलो करै छथिन। इस सरकारों शुरू से मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के मिश्रण प्रणाली है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था अखन वर्ल्ड वाइड अपने के सफल प्रणाली से आर्थिक क्षेत्र में। ताहि दुआरे मिश्रित अर्थव्यवस्था के पूर्णतः अवलंबन करऽ के सलाह के साथ हम अपन शब्द के तब विराम करै छी। धन्यवाद। माननीय श्री मदन सेन श्री प्रसाद श्रीवास्तव। माननीय सभामुख जी,
ढूंगा गिट्टी बालू ग्रेवल रोड़ा आदि के ठेका पट्टा स्थानीय तह लगबे छै, लेकिन ओहिमे बहुत अनियमित भऽ रहल है। अगर ओकर अनियमितता के दूर करे सकबै अपना सब या प्रदेश सरकार दूर करे सकते, तो जते ओइसे अखन आबि रहल छै राजस्व कम से कम ओइसे चौगुना बढ़ि जेतै। 25% भी ग्रेवल ढूंगा बालू गिट्टी के राजस्व नहीं आबि रहल छै, तो एकर नियंत्रण केनाइ प्रदेश सरकार के बहुते अति आवश्यक है। दोसर माटो के संबंध में है, तो माटो के संबंध में 75 देखिए 125 रुपया सम्म क्यूबिक मीटर हमर हिसाब से ई बेसी भेलै, एते नहीं होय के चाहिए। दोसर में काठ दौरा बिक्री में 10% शुल्क है, तो काठ में तो करीब करीब ठीको है। दौरा तो सब आदमी के डेली के उपयोग के चीज है, तो अई में 10% कर नहीं लगभग चाहिए। दौरा में 10% कर बहुत भेले। दोसर में अई जो खनिज वस्तु के उपयोग करके सीमेंट बन रहा है, सीमेंट के प्रति बोरा 1 रुपया है कर, जबकि मान लियो काठ में है 10%, माटि में है 75 125 रुपया, वही अनुपात में बहुते कम कर भेले। अपन प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री सब बढ़िया उत्पादन कर रहा है, तो कम से कम हमर हिसाब से कम 0.5% 0.5 कर होय के चाहिए। 1 रुपया बहुते कम भेले। दोसर सवाल रहले स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में सबसे विडम्बना की है, जे मान लियो जे प्रदेश सरकार अंतर्गत है या संघ सरकार अंतर्गत है या स्थानीय तह अंतर्गत है, तो वही में तो जे लापरवाही हो भइए रहल है। खास करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल सब है, ये सब तो लोग के जाने मारे वाला बहुत हॉस्पिटल काज करे है, जिसमें ऑपरेशन करे है एनेस्थीसिया वाला नहीं है। जे डॉक्टर ऑपरेशन करे है वह डॉक्टर एनेस्थीसिया दे दे है। जब एनेस्थीसिया नहीं मिलल, वही के कारण भी पेशेंट के बहुत के मृत्यु है। लेकिन एहि चीज के अनुगमन प्रदेश सरकार से नहीं भ रहा है, जे सैकड़ों के संख्या में हजारों के संख्या में पेशेंट के जान जा रहा है। हॉस्पिटल सब करे छे कि जे एनेस्थीसिया वाला धरान में काम करे छे, विराटनगर में काम करे है, बीरगंज में काम करे है, वो छोट हॉस्पिटल सब की केलक, वो एनेस्थीसिया वाला से लेटर पैड पर साइन करा लालक। आ जब ऑपरेशन जब भेल तो प्राइवेट हॉस्पिटल सब कोरमपुर वह में भर लालक। आ जो पेशेंट मर गल तो ऑपरेशन भेल है, तो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से 4-5 घंटा के बाद निकल सके है। तो वही एनेस्थीसिया वाला के फोन केलक, जो पेशेंट मर गए ओकर पुष्टि करे के लिए तू जल्दी आ, तो बीरगंज से धरान से या विराटनगर से 2-3-4 घंटा में चल अतै। उ एनेस्थीसिया वाला जो चल आयल, खाली पेट में साइन करके जाए है, तकर बाद वही पेशेंट के निकालक आ मृत्यु घोषित केलक। पत्रकार या कोई पूछलक तो एनेस्थीसिया वाला कहलक नहीं, हम तो बैठले छलिए। तो ये एगो बहुते बड़का विडम्बना है, ई केना दूर हेतै, इहो पर प्रदेश सरकार के ध्यान दिए पड़तै। स्वास्थ्य में बच गए। शिक्षा में तो शिक्षा में जे सरकारी जे प्रदेश तो स्थानीय तो या संसद सरकार से जो संचालित है वो तो छेबे करे, ये जे हुनका सबके अंडर में है, हुनका सबके देख रेख में है। लेकिन वह में सबसे बड़का अनियमितता की भ रहा है, जते प्राइवेट जे बोर्डिंग स्कूल सब है, जे प्राइवेट स्कूल सब है, ओकरा कोई नहीं देखे ला जाए छै। अखन को हमरा बुझाय है एहि प्रदेश में 50% स्कूल बिना दरता के हेतै, शायद नहीं 50 तो 25 से ऊपरे स्कूल हेतै जे बिना दरता के हेतै, 25% से बेसी। मान लो जे स्कूल दरता नहीं है, वो स्कूल में बच्चा पढ़वे है, या जे बच्चा पढ़ रहा है तो वही स्कूल के टीचर सबके योग्यता की है, मात्र बोर्ड लगा के पढ़ाई रहा है। आ बहुत गार्जियन बुझलक जे ओते शिक्षित गार्जियन सब नहीं छथिन जे हमर बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, लेकिन वही बच्चा के शिक्षा की हेतै। जे मान लियो जे 10 क्लास तक पढ़ाई होइ छै, आब इंटर वाला ओकरा पढ़बै छै, ये या मैट्रिक वाला के मैट्रिक वाला पढ़वे है। प्राथमिक के बच्चा सबके मैट्रिक फेल वाला टीचर सब पढ़वे छै, तो वही बच्चा के कथी भविष्य हेतै। तो साथे साथे सरकारी स्कूल के साथे साथे तो मान लियो प्राइवेटो स्कूल के देखे पड़ते, लेकिन हमरा बुझाए
जो प्राइवेट स्कूल पर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दऽ रहल छथिन तो हुनका प्राइवेटो स्कूल पर सब पर ध्यान देबक चाहिए। दोसर बात रहलै कृषि में, तो कृषि में तो वास्तव में कृषि प्रधान प्रदेश है आ जा तक कृषि किसान के स्तर उन्नति नहीं हेतै ता तक हमरा नहीं बुझाय है किस केला के बाद भी प्रदेश के स्तर उन्नति हेतै। ताहि दुआरे तक किसान के स्तर उन्नति केनाइ बहुते जरूरी है। सबसे सबल है, सबल पक्ष एहि प्रदेश के किसान है। जा तक ओकर स्तर उन्नति नहीं हेतै तो एहि प्रदेश के स्तर उन्नति नहीं भऽ सकतै। साथे साथ आ मानि लियौ किसान सब हतोत्साहित भऽ जाइ छै आ फल फूल उत्पादन केलक या सब्जी उत्पादन केलक, फल फूल उत्पादन केलक तो फल फूल के प्रशोधन करे के कोनो व्यवस्था नहीं है, कोनो जूस फैक्ट्री नहीं है। वो दू चारि दिन में बिकाल तो बिकाल, नहीं तो सड़ गेल फेंक देलक, किसान के घाटा भऽ गेल, वो हतोत्साहित भऽ गेल, वो काजे केनाइ एकदम धीमी गति में केलक, बिकेबे नहीं कैल। सब्जी सब छै तो सब्जियों सब जे सब्जी आई 10 रुपया में बिक्री हो भऽ रहल छै वो 10 दिन के बाद 50 रुपया में बिक्री होइ छै। आब एक दिन दू दिन में नहीं बिकल तो किसान के फेंके पड़ल, तैयो उत्साहित तब किसान केना हेतै उत्साहित? किसान के तो मने खस पड़े छै जे एते मेहनत के लिए, एते लगानी के लिए आई सब्जी के रेट 10 रुपया भऽ गेलै। अगर ओकर रखे के व्यवस्था हेतै, शीत भंडार के व्यवस्था रहते, कोल्ड स्टोरेज सबके, तो किसान तो 10 दिन 15 दिन रखते न, तो जहिया रेट हेतिए तहिया बेचतिए। तो से व्यवस्था नहीं है। जा तक ई सब व्यवस्था नहीं हेतै तो किसान के स्तर उन्नति केना हेतै? केतना उपजा लेते रोड पर फेंके पड़ते। तेहने मान लो पशु पक्षी या तो पशु में मान लो दूध से, तो दूध से उत्पादित जे सामान है तो दूध अगर नहीं बिकले टाइम पर तो कम से कम ओहन फैक्ट्री होय के चाही जे पाउडर के, दूध के पाउडर बनवे वाला फैक्ट्री होय के चाही, घी दूध के घी बनवे वाला फैक्ट्री होय के चाही, तब ने किसान के प्रोत्साहन हेतै आ ओकर फिक्स भऽ जेतै जे ई फैक्ट्री में हमर दूध जेबे करत। लेकिन तकरो सेहो व्यवस्थित नहीं छै, उहो पर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दऽ रहल है। साथे साथ आ मान लो पंक्षी सब छै, जेना मुर्गे छै, अब कहियो मुर्गा के रेट 150 रुपया भऽ जाइ है किलो के, कहियो भऽ जाइ है 300 रुपया। जहिया 150 रुपया रेट भऽ गेल तो किसान के पूंजी खत्म भऽ गेल रहल, जे किसान के 200 सवा 200 ओकरा प्रोडक्टे करे में लागले, दाने खिबे में लागले आ रेट भऽ गेलै 150, किसान के पूंजी खत्म भऽ गेल। तो आब पूंजी वाला किसान सब जे कुछ छै कमे मात्रा में पाललक, कमे मात्रा में पाललक तो ओकर रेट भऽ गेल 300, तो ओकरा तो फायदा भेलै। तो मुर्गो पालक किसान सब जे है तो 50% किसान के स्थिति एकदम खराब है कि 50% किसान के प्रदेश में पूंजी समाप्त भऽ गेल। लेकिन मासू के पैकिंग करे के व्यवस्था रहते, ओकर प्रशोधन कऽ के जे मासू आई नहीं बिकेले तो 1 महीना या 2 महीना के बादो बेच सकै छी। तेहन किस्म के अगर फैक्ट्री सब रहते तो दर रेट सामान्य रहते, जो बेसियो प्रोडक्ट हेतिए तो वह रेट रहते, कमो प्रोडक्ट हेतिए तो ओहने रेट रहते, कनी मनी कम बेच हेतिए। लेकिन वो नहीं भेला के कारण कहियो 150 रुपया हो रेट तो कहियो 300 रुपया रेट है। तो इहो पर प्रदेश सरकार के ध्यान देबक चाहिए। बच गए भौतिक पूर्वाधार में, तो भौतिक पूर्वाधार मंत्री जे छथिन हमर, वो तो पूरे कार्यकर्ते पाले वाला काम करे छथिन, ओहि में तो कोनो संदेह नहीं है। अगर शायद एहने सब मंत्री करे लागथिन आ सब प्रदेश के मंत्री सब जो एहना करे लागथिन तब हमरा बुझाए संगते धराप में चल जाते, जते शहीद सबके बलिदान है वो सब पानी में चल जाते। तो हम खास करके भौतिक पूर्वाधार मंत्री जी के कहबे जे अपने एहन काज के लिए हन संहिता के धराप में राखे वाला काज कर दिलिए हन, जो संहिते के धराप में रहते। कल नारा जुलूस से संहिता नहीं चाहिए हमरा, फिर राजतंत्र चाहिए। अब मान लो एहन नारा जुलूस लागे तो ये हजारों शहीद जो बलिदान भेलखिन, अपन जान के आहुति दऽ के मान लियो संहिता लाबलखिन, तो उ शहीद सबके दशा की हेतै, या वही शहीद सबके कते बड़का ठेस लागतै, या वही शहीद परिवार के आदमी सबके कते बड़का ठेस लागतै। तो हम खास करके हम भौतिक पूर्वाधार मंत्री जी के कहबै जे संहिता के धराप में राखे वाला काज नहीं करियो, आ पूरे कार्यकर्ता
पाले वाला काज नहीं करे छी। अहाँ के जते बजट है पूरे कार्यकर्ता पाले वाला बजट है। एते कहत हम अपन शब्द के एते विराम दै छी। अब म माननीय अर्थमन्त्री श्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी आर्थिक विधेयक 2079 माथि छलफल गर्दैछौँ र यो छलफलको क्रममा हाम्रा 10 जना माननीय जीहरूले यस विधेयकमाथि सुझाव र सल्लाह दिनुभएको छ। निश्चित रूपमा यो आर्थिक विधेयक प्रदेश सरकारको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। यो विधेयक ऐन बनेपछि श्रावण 1 गतेदेखि यही ऐनको आधारमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक करहरू राजस्वहरू उठाउने गरेको छ। विगतका दिनमा पनि यही भएको हो र यो वर्ष पनि यो विधेयकमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छैन। केही दरका दायराहरू चाहिँ करका दायराहरू फराकिलो गरिएको छ। करहरू थप्ने काम गरेको छैन, बरु केहीमा घटाउने काम गरेको छ। जस्तो तपाईँलाई 3 व्हिलरमा 1000 घटाउने गरेको छ। अरू अधिकांशमा चाहिँ एजेन्ट नै करका राखेको छ र खास गरी यो प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको निमित्त कर लगाउने तथा राजस्व सङ्कलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानुन व्यवस्थापन गर्न आर्थिक विधेयक 2079 तर्जुमा गरिएको छ। विधेयकको दफा 2 ले घर जग्गा सम्बन्धी रजिस्ट्रेसन शुल्क, दफा 3 ले सवारी साधन कर सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 4 ले मनोरञ्जन कर सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 5 ले विज्ञापन कर सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 6 ले पर्यटन शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 7 ले ढुङ्गा गिटी बालुवा 72 शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 8 ले वन पैदावार सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 9 ले अन्य राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 10 ले दण्ड जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 11 ले दर घटाउने बढाउने वा छुट दिन सकिने सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 12 ले कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने, दफा 13 ले प्रक्रिया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकाउने सक्ने व्यवस्था, दफा 14 ले राजस्व प्रशासन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस विधेयकमा 14 वटा दफा र 5 वटा अनुसूची रहेका छन्। आर्थिक विधेयक 2079 कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान जनशक्ति तथा स्वीकृत सङ्गठन संरचनाबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा यसमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने छैन भने म जानकारी गराउन चाहन्छु। र साथै मान्यज्यूहरूद्वारा आएका सुझावहरू खास गरी अब हाम्रो मुलुकमा 3 तहकै सरकार भएको हुनाले संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारका जुन कर सङ्कलन गर्ने जुन दायराहरू छन् त्यही दायराहरूभित्र रहेर यो आर्थिक यो विधेयक हामीले ल्याएका छौँ। र स्वाभाविक रूपमा कर भनेको करले तिर्ने होइन कि रहरले तिर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्ने सरकारको दायित्व हो। तर अहिलेसम्म हामी करले नै चाहिँ तिर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। जसरी हामी जबरजस्ती नागरिकसँग कर लिइरहेका छौँ त्यस्तो परिस्थिति छ। जबसम्म हामी आम नागरिक सरकारले कर तिर्नुपर्छ हैन, रहरले तिर्नु वातावरण जबसम्म बन्दैन तबसम्म हामीले सोचेका जुन हाम्रो लक्ष्य अनुरूप आन्तरिक स्रोतहरू जुटाउने कुरा जुन छन्, खास गरी यसले नै सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउने सवालमा जुन करका दायराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ।
र खास गरी यो कर भनेको अब नागरिक व्यक्तिले व्यक्ति वा फर्म या कम्पनीले तिर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नै हो सरकारले तिर्ने यो करहरू। र हाम्रो यो प्रदेशमा खास गरी हाम्रो मान्यजीले भन्नुभएको थियो कि बागमती प्रदेश पछिको प्रदेश भनेको हाम्रै प्रदेश हो, जुन बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत बढिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामी आन्तरिक स्रोत बढिरहेको अवस्था छन्। भन्नुपर्दा सन्तोषजनकै छ। हाम्रो अरू प्रदेशभन्दा हाम्रो प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ सन्तोषजनकै छ। र केही प्रश्नहरू गर्नुभएको छ माननीय सदस्यहरूले कि यो उद्योगहरूको अहिले हाम्रो औद्योगिक कल कारखानाहरूको यो जुन हाम्रो माथत छ कि छैन। अहिलेसम्म हाम्रो उद्योग ऐन त आयो, त्यो नियमावली नआउन्जेलसम्म अहिले हाम्रो जति पनि उद्योगहरू छन् उहाँहरू चाहिँ अहिले सङ्घीय सरकारकै उमा चाहिँ कर तिरिरहेछन्। र हाम्रो यो नियमावली आइसकेपछि त्यो उद्योग सम्बन्धी विभाग हाम्रो परिकल्पना गरेको छ त्यो ऐनले, त्यो विभाग गठन भएपछि अब यस प्रदेशमा रहेका उद्योग धन्दाहरू त्यही रजिस्ट्रेसन गर्ने, दर्ता गर्ने र त्यसको गरेपछि त्यसको करहरू व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्योतर्फ चाहिँ हामी गर्छौँ पनि। र खास गरी अहिले हाम्रो मान्यजीले एकदम त्यही सच्चाइ त्यही हो भने कि यो कर र गैर कर सम्बन्धी जो ऐन नआएकोले धेरै कुराहरू गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। अहिले मान्यजीले उठाउनुभयो यो ट्राफिक जुन अहिले सडकमा उभिएर जुन अहिले जरिमाना काटिरहन्छ 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर प्रत्येक किलोमिटरमा उहाँहरूको जो गरिराख्नु भएको छ, हुन यो प्रदेश सरकारको माथतमा त्यो आउनु पर्ने। त अहिले पनि त्यो हाम्रो चाहिँ जरिमाना अहिले आइरहेको छैन। हामीले पत्रचार पनि गरेका छौँ तर अहिले उहाँहरू दिइराख्नु भएको छैन। यो ऐन आइसकेपछि त्यो ऐनको माध्यमले त्यसले दिएन भने हामी कारवाही गर्न सक्छौँ, तर अहिले हाम्रो कारवाही गर्ने कुनै अधिकार छैन। जस्तै मान्यजीले भन्नुभयो कि 1 बोरामा 1 रुपैयाँ प्रदेश सरकारले कर लगाएको छ। हामी सबैलाई पत्रचार गरेका छौँ तर एउटा कारखाना बाहेक कुनै कारखानाले त्यो अहिले बुझाइरहेको छैन। हामीले बारम्बार हैन कतिचोटि हामीले पत्रचार गरेका छौँ, उहाँहरूले बुझाइराख्नु भएको छैन। त्यसै कारण ऐन नआएको हुनाले त्यसको जरिमाना गर्ने अधिकार अहिले हामीसँग छैन, त्यसलाई कारवाही गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। तर मलाई लाग्छ अब भोलि त्यो हामी विधेयक पनि पास गर्छौँ र त्यो विधेयक पास भइसकेपछि यी कुराहरूमा हामी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र खास गरी मैले भने जस्तै अहिले कुनै पनि थप कर चाहिँ हामीले चाहिँ लगाएको छैनौँ र केही दायराहरू चाहिँ हामी फराकिलो गरेका छौँ। र एउटा कुरा यो एकदम धेरै यो हामीले व्यवस्थापनै गर्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि अहिले हाम्रो सबै मान्यजीले उठाउनु भएको छ। यो जिल्लामा यो गिटी बालु ढुङ्गाको जुन कुरा गर्नुभएको छ, अहिले जुन स्थानीय तहबाट यसको व्यवस्थापन भइरहेको छ, यसमा हामीले अलिकति छलफल पनि गरेका छौँ कि हाम्रो जुन एउटा जिल्ला समन्वय समिति छन्, हाम्रो प्रत्येक जिल्लामा जुन जिल्ला समन्वय समिति छन्, अहिले जिल्ला समन्वय समिति अधिकारविहीन बसेर बसेको छ। अहिले त्यस्तो लाग्छ कि यो जिल्ला समन्वय समिति भएर केही काम न धन्दाका जस्तो भएको छ। बरु किन न यस्ता कामहरूका जिम्मेवारीहरू उहाँहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिलाई केही जिम्मेवारी दिएर अलिकति अब ऐन कानुन बनाएर नै हामीले केही जिम्मेवारी दियो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। एउटा समन्वयको पनि पार्ट हो। अहिले अब स्थानीय तह प्रदेश सरकारको एउटा समन्वयको पनि संरचनाहरू अलिकति कम भएर पनि यो अप्ठ्यारो भएर, जस्तै अहिले राजस्व सङ्कलन गर्न पनि निकाय छैन हाम्रो। अहिले राजस्व सङ्कलन भनेको तत्त मन्त्रालयका कार्यालयहरूले उठाएर दिने हो हैन, चाहे यातायात कार्यालय होस्, चाहे मालपोत कार्यालय होस् या अन्य कार्यालयले उठाएर हामीलाई दिने हो, चाहे स्थानीय तहबाट आएका केही करहरू। तर राजस्वलाई व्यवस्थापन गर्ने या राजस्वका दायरालाई बढाउने खालका कुनै हामीसँग संयन्त्र अहिलेसम्म हामी बनाएका छैनौँ। तर यो वर्ष हामी नीति कार्यक्रममा यो कुरा राखेको छु र मलाई लाग्छ यो वर्ष कि यो संयन्त्रहरू बनेपछि मलाई लाग्छ कि यो करका दायरा बढाएर र यो करलाई पनि हामी अपेक्षा अनुसार भोलिको दिनमा अब नागरिकलाई के अपेक्षा हुन्छ भने हामी जुन कर तिरिरहेछौँ त्यो अनुरूपको हामीलाई सुविधा पनि पाउनु पर्छ भने नागरिकको स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा हो। कर मात्रै लिने र नागरिकको सुविधालाई हेरिएन भने त्यो पनि अन्याय हुन्छ। त्यसकारण करको पनि
दायरा कहाँसम्म राख्ने, कति राख्ने भनेको त्यो त्यहाँका नागरिकका जनस्तरदेखि लिएर अरू सबै हेरेर मात्रै लगाउने गरे राज्यले लगाउने गरेको छ। र मलाई लाग्छ यो अहिलेको यो विधेयकमा त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी विचार गरेर राखेका छौँ। केही कुरा यसो भयो भने हामी फेरि पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ। यो सैद्धान्तिक छलफल हो, त्यसकारण तपाईँहरूको यो सम्पूर्ण सल्लाहलाई ग्रहण गर्दै आउने समयमा यसलाई थप परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्नेछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म आर्थिक विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ आर्थिक विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने माननीय अर्थमन्त्री श्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू आर्थिक विधेयक 2079 माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहनु हुने मान्य सदस्यहरूले 2079 असार 23 गते दिनको 5 बजेसम्म सचिवालयमा दर्ता गराउनुहोला। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य सामाजिक विकास मन्त्री श्री नवल किशोर शाहलाई खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन सहित सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय को अनुमतिले प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 2 बमोजिम महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति को प्रतिवेदन सहित खोप सेवा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन सहित सभामा छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यो छलफलमा बोल्न चाहने हुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुख डायससँगै बसेका कर्मचारीहरू मार्फत उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनु हुने मान्य सदस्यहरूको लागि 5 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नु पर्ने छ। सर्वप्रथम मान्य शिवचन्द्र चौधरी। कुन मान्य जी को छुट्यो? मान्य सभामुख महोदय, यस्तो कहिलेकाहीँ झलक झुलुक पुराना विधेयकहरू आइहाल्दो रहेछ, हामी झुक्कन्छ। हो, यो विधेयक चाहिँ समितिबाट परिमार्जित भएर आएको हो। पहिला पनि यो विधेयकमा धेरै त्रुटिहरू थिएन, अनरल कुराहरू थिएन, तापनि समितिमा गएपछि जे जति थियो त्यसलाई यसलाई चिक्कन चुनमुन गरेर ल्याएको छ। त्यसैले बढी त केही भन्नु छैन। एक दुईटा जिज्ञासा छ, सभामुख मार्फत म मन्त्रीजीसँग सोध्न चाहन्छु। जसरी यसमा कोषको स्थापना लेखिया रहेछ, यो कोष चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकमबाट, प्रदेश सरकारको प्राप्त रकमबाट र विदेशीहरूबाट पनि प्राप्त हुने रकमबाट कोष स्थापना हुने। यो कोष स्थापना भएको छ कि छैन? यदि चाहिँ भएको छ भनेदेखि
कतिसम्मको रकम चाहिँ त्यसमा आइपुगेछ मेरो जिज्ञासा एउटा यसमा यो छ। र मन्त्रीजीलाई धेरै दुःख दिन्न म यसमा, एउटा कुरो मात्रै म चाहिँ अरू राख्न चाहन्छु। कि यहाँ के लेखिया छ भने चाहिँ खोप कार्यक्रममा समावेश भएका तर निजी गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो पैसाबाट किनेर ल्याएको खोप कसैलाई लगाउँछ, यदि त्यो मान्छे बिरामी हुन्छ वा त्यसको मृत्यु हुन जान्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यसको जवाबदेही त्यही खोप लगाउने संस्था नै हुनुपर्छ भनेर लेखिया छ। अब तर मान्छे मर्यो भनेदेखि, मृत्यु भयो भनेदेखि त्यसको क्षतिपूर्ति बापत तिर्नुपर्ने रकम प्रदेश सरकारले तिर्छ भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको रहेछ। मेरो यसमा भनाइ के छ भनेदेखि यो गैर जवाबदेहीपूर्ण काम भएन र सभामुखज्यू। कुनै संस्थाले आफै किनेर ल्याएको खोप यदि हाम्रो समाजमा गएर लगाउँछ भने चाहिँ त्यसको कस्तो प्रकारको क्वालिटीको खोप हो, कुन कम्पनीको हो, डेट एक्सपायर छ कि बाँकी छ, त्यसको त्यो हेर्ने त प्रदेश सरकारको काम हो नि त। त्यो नहेरिकन त्यतिकै खोप चाहिँ अन्य संस्थाहरूलाई लगाउन दियो भनेदेखि त व्यथिति त उत्पन्न हुन सक्छ। फेरि चाहिँ मृत्यु भएमा चाहिँ प्रदेश सरकारले तिर्ने रे, त्यसमाथि मुद्दा चलाउने, यसमा लेखिएको कुरो त्यसमाथि मुद्दा चलाउने, यो पनि अलिकति नमिलेको कुरो छ। त्यसमाथि मुद्दा मात्रै किन चलाउने, मृत्यु हुने मान्छेको क्षतिपूर्ति पनि किन न उसैले तिर्ने, प्रदेश सरकारले किन तिर्ने त्यो क्षतिपूर्ति। यसैले यो दुईटा मेरो जिज्ञासा छ, सायद मन्त्रीजीले सक्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो जिज्ञासा चाहिँ पुरा गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद। विधेयक चाहिँ त्यस्तो अल्टर केही कुरा छैन, अलिकति क्लियर नभएको दुईटा कुरा जसरी कोषको र यो क्षतिपूर्तिको, यो दुईटा मेरो चाहिँ प्रश्न छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। अब माननीय सामाजिक विकास मन्त्री श्री नवल किशोर शाहलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, हाम्रा प्रदेश सभाका मित्र चौधरीजीले धेरै राम्रो कुरा उठाउनु भएछ। के छ भनेदेखि खोप कुनै व्यक्तिले त्यसै ल्याएर बिना जाँच पासको, बिना अनुमतिको, बिना डक्टरबाट पास भएर या जुन संस्था हाम्रो छ, सबैभन्दा मेन बुझ्नु के पर्यो भनेदेखि खोप, जो खोप हाम्रो देशमा चल्छ, जो खोपलाई WHO ले, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन जो छ विश्वको, उसले पास गरेपछि मात्रै खोप हाम्रो यहाँ चल्छ। अहिले पनि हाम्रो प्रदेशमा 8वटा जिल्लामा युनिसेफले तपाईको अहिले यो हप्तामा 1 लाख खोप तो 12 वर्ष उमेरसम्मको लागि, त्यो बाँकी बचेको जुन खोप थियो त्यो 8वटा गाडी दिन रात गाउँ गाउँ गइरहेछ। मैले आफै निरीक्षण गरेको छु। सप्तरीमा म जाँदा 3 ठाउँमा गाडी मलाई भेटेको छ खोप दिइराखेको। मेरो भनाइ के छ भनेदेखि यो कुनै व्यापारीले, कुनै सानो संस्थाले दिन पाउँदैन, तर जुन विश्व स्तरको INGOहरू छ, जसलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिइसकेको छ,
के छ भनेदेखि विदेशी कुनै पनि जो तपाईको एनजिओ छ उसलाई हामीले डाइरेक्ट यो गर्न सक्दैन, उसँग एमआईयू गर्न सक्दैन। तो पहिला संघीय सरकारबाट एमआईयू गरेर हाम्रो प्रदेशमा आउँछ, अनि मात्रै हामी उसँग एमआईयू गर्छौँ। त्यस कारणले करिब करिब यस्तो सम्भावना रहँदैन। एउटा घटना घटेको थियो, त्यो पनि घटना म बताउन चाहन्छु। एउटा एनजिओले परिवार नियोजनको अपरेसन, भ्याक्सोटोमी अपरेसन र महिलाहरूको अपरेसन गरेको थियो। त हाम्रै जिल्लामा संयोगवश म त्यो दिन आफ्नै गाउँमा थिएँ। दिनमा 2 बजे 2:30 बजे अपरेसन गर्यो, त्यो महिलाको मृत्यु तपाईको 5 बजे भइहाल्यो। तर तथ्य पत्ता लगाउँदा डाक्टरले भनेको थियो तपाईँ नगराउनुस्, तपाईँ अपरेसन नगराउनुस्, तपाईको शरीरमा ब्लड छँदै छैन। तर त्यो एकदम गरिब मान्छे थियो, 4वटा बच्चा उसलाई 20 वर्षको उमेरमा 4वटा बच्चा भइसकेको थियो। ऊ मरेपछि एकदम के भयो भनेदेखि रास्ता रोकिदियो, बस ट्रक जिप जम्मै। अनि मलाई थाहा भयो कि यस्तो 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 घटना भएको छ, मेरो क्षेत्रमा परेको हुनाले म त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गएपछि यो बाटो छेकेर त समस्याको समाधान हुँदैन, तपाईहरूको विश्वास छ भनेदेखि मेरो माथि तपाईहरू छोड्नुस् यो। किनकि तुरन्त डाक्टर पनि त्यही थियो, उसले पनि भनेको हो मैले अपरेसन गरेको, तर मैले पहिला धेरै उहाँहरूलाई सम्झाएको, तर उहाँहरू एकदम बिन्ती गरेर होइन हजुर मलाई 4वटा बच्चा छ, म सक्दिनँ अब यिनीहरूको पालन पोषण गर्न, अनि गरेको। अनि मैले त्यो जुन आइएनजिओले अपरेसन गरेको थियो त्योसँग वार्तालाप गरेर, अब त्यो मर्नेवाला त मरिसकेको थियो, उसले 5 लाख रुपियाँ दिएर मेरो समय तपाईहरू विश्वास गर्नुहुन्न, 8 दिनको समय मेरो बर्बाद भयो त्यसै काण्डमा। किनभनेदेखि उसको बच्चाहरूको जन्म दर्ता गराउनु पनि मलाई नै पर्यो। उसको बैंकमा मैले 4वटा बच्चाको, अब कुनै बच्चा 1 सालको थियो, कुनै 2 सालको थियो, कुनै 3 सालको थियो, कुनै 4 सालको थियो। सबैको दर्ता गराएर, जन्म दर्ता गराएर बैंकमा सबैको खाता खोल्नु पर्यो र फिक्स डिपोजिटमा सबै बच्चाहरूलाई 75,000 हजार रुपियाँ बेग्ला बेग्लै गरेर जम्मा गराएँ, 3 लाख रुपियाँ, र 2 लाख रुपियाँ उसको हस्बेन्डलाई व्यापार गरेर। उसको हस्बेन्ड पनि कस्तो त्यो अपाङ्ग थियो, एक टाङ एकदम नचल्ने, उसलाई 2 लाख रुपियाँ दिएर फर्निचरको पसल खोलाएर। त मेरो के निवेदन छ, यसमा कुनै हामीलाई डर्नु पर्दैन कि साधारण खोपको अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई 1 रुपियाँको पनि खोप खरिद्नु परेको छैन। आइएनजिओहरूले नै खोप सप्लाई गरिरहेको छ। आजसम्म तपाईको जति पनि खोप छ 5-6 प्रकारको मात्रै, कोरोनाको मात्रै खोप होइन, बीसीजीदेखि कति खोपहरू जो चलिरहेछ त्यसमा त्यस्तो समस्या आएको छैन। र समस्या आएपछि त्यसको निदान पनि, कानुनी निदान पनि, व्यवहारिक निदान पनि हुन्छ। र यस्तो यो खोपको सम्बन्ध छ, आजको जीवनमा बिना खोपको कोही पनि रहन सक्दैन, उसको जीवन सुरक्षित हुँदैन। त्यस कारणले यो खोप सम्बन्धी ऐनलाई हामीलाई पास गर्न आवश्यक छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ हाम्रो यो प्रदेश सभाबाट यसलाई पास गरेर अग्रिम जुन हाम्रो कार्यक्रम छ त्यसलाई सफल पार्नु हुने विश्वास लिएर म आफ्नो शब्द यही समाप्त गर्छु। मेरो कोष सम्बन्धी पनि एउटा आहे कोष कोष खुलेको छैन।
अहिलेसम्म कोष खुलेको छैन। मैले पहिला निवेदन गरेँ कि अहिलेसम्म हामीलाई खरिद्न पनि परेको छैन र कोषमा हामी प्रदेश सरकारले पनि र सङ्घीय सरकारले पनि अलिकति त्यो खोप लगाउने, त्यो सिरिन्ज खरिद्ने, यो सानो तिनो कुराको लागि केही न केही रकम हामी बजेटमा समावेश गर्छौँ, त्यति मात्रै हो। त्यसको खोप खरिद्नको लागि अहिलेसम्म कोष बनेको छैन। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।